नमस्ते दोस्तों, क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। कहानी का शीर्षक माल्यदान। सुबह का गुलाबी जाड़ा। दोपहर में हवा कुछ गर्म हो उठी और दक्षिण से बहने लगी। यतीन जिस बरामदे में बैठा था वहां से बगीचे के कोने में एक कटहल और दूसरी ओर शीरीष वृक्ष के बीच के अवकाश से बाहर का मैदान नजर आता है। वह सुनसान मैदान फागुन की धूप में धू धू जल रहा था। उसी के किनारे से एक कच्चा रास्ता निकल गया है। उसी रास्ते से लदी खाली बैलगाड़ियां धीमी गति से गांव की ओर लौट रही थी। गाड़ीवान सिर पर अंगोछा डाले मन की मौज में बेमतलब ही गाना गाते जा रहे थे। ठीक इसी समय पीछे से एक नारी का साहस्य कंठ स्वर सुनाई पड़ा। क्यों यतीन, पूर्व जन्म की किसी की बात तो नहीं सोच रहे हो? यतीन बोला। क्यों री पटल, क्या मैं ऐसा ही अभागा हूं कि कुछ सोचे के लिए पूर्व जन्म को लेकर घसीटना पड़ेगा? आत्मीय स्वजनों में पटल नाम से परिचित वह लड़की बोल उठी। ज्यादा झूठी तारीफ ना करो। तुम्हारे इस जन्म की तो सारी खबर मैं रखती हूं महाशय। छी छी, इतनी उम्र हो गई फिर भी एक साधारण सी बहू घर में ना ला सके। हम लोगों का वह जो धना माली है उसके भी एक बीवी है। उसके साथ दोनों वेला झगड़ते हुए वे सारे मोहल्ले को बता देता है। उसके भी एक अदद बीवी है और तुम मैदान की ओर ताकते हुए ऐसा भाव दिखा रहे हो जैसा किसी चंद्रमुखी का ध्यान कर बैठे हो। तुम्हारी ये सब चालाकी क्या मैं नहीं समझती? ये केवल लोगों को दिखाने का ढोंग भर है। देखो यतीन, जाने पहचाने ब्राह्मण को जनेऊ की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोगों का वह धना तो किसी दिन विरह का बहाना करके मैदान की ओर ऐसे तकता नहीं रहता। लंबी जुदाई के दिनों में भी पेड़ तले खुरपी हाथ में ले उसे दिन बिताते देखा है, लेकिन उसकी आंखों में तो कभी वैसी खुमारी नहीं देखी। और एक तुम हो कि जिस महाशय ने कभी 7 जन्म में औरत का मुंह तक नहीं देखा, केवल अस्पताल में मुर्दे की चीरफाड़ और पुस्तकें रट रटाकर उम्र गुजार दी, तुम ऐसी दोपहरी में इस तरह आकाश की ओर भरी आंखों से क्यों तकते रहते हो? नहीं, ये सब फिजूल की चालाकी मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरी देह में आग लग जाती है। यतीन हाथ जोड़कर बोला। बस रहने दो, मुझे अधिक शर्मिंदा ना करो। तुम लोगों का धना ही धन्य है। उसी के आदर्श पर मैं चलने की चेष्टा करूंगा। और अब कुछ ना बोलो। कल सवेरे उठते ही जिस लकड़ी बीनने वाली लड़की का मुंह देखूंगा उसी के गले में माला डाल दूंगा। तुम्हारा यह धिक्कार मुझसे अब सहा नहीं जाता। पटल, तो बात तय रही ना? यतीन, हाँ रही। पटल, तो चलो। यतीन, कहाँ चलूं? पटल, चलो तो सही। यतीन, नहीं, जरूर कोई शरारत सूझी है तुम्हें। मैं यहां से इस वक्त हिलने का नहीं। पटल, अच्छा, तब यहीं बैठे रहो। कहकर वे तेजी से चली गई। अब इनका परिचय किया जाए। यतीन और पटल की उम्र में बस एक ही दिन का अंतर है। पटल यतीन से एक दिन बड़ी है, लेकिन यतीन उसके प्रति किसी प्रकार का सामाजिक सम्मान दिखाने को राजी नहीं है। दोनों चचेरे भाई बहन हैं, बचपन से एक साथ खेलते आए हैं। उसे दीदी कहकर नहीं पुकारता। इस बात पर पटल ने यतीन के नाम से बचपन में पिता चाचा से कई बार शिकायतें की, लेकिन किसी भी शासन विधि द्वारा कोई फल नहीं हुआ। एकमात्र छोटे भाई के लिए भी उसका पटल नाम छूटा नहीं। पटल अच्छी खासी मोटी ताजी गोल मटोल और हंसमुख लड़की है, विनोद रस से परिपूर्ण। उसके कौतुक और हास्य का दमन कर सके समाज में ऐसी कोई शक्ति नहीं। अपनी सास के सामने भी वह किसी दिन गंभीर बनी ना रह सकी। पहले इस बात को लेकर बड़ी हाय तौबा मची, लेकिन अंत में सभी को हार मानकर कहना पड़ा उसके यही ढंग है। इसके बाद तो ऐसा हुआ कि पटल की बेधड़क प्रफुल्लता के आघात से गुरुजनों का गांभीर्य भी धूलिसात हो गया। पटल अपने आसपास कहीं किसी के भी मन पर भार, चेहरे पर उदासी या दुश्चिंता नहीं सह पाती।
ढेरों गपशप, हंसी और मजाक से उसके चारों ओर की आबो हवा जैसे किसी विद्युत शक्ति से बोझिल हुई रहती। पटल के पति हरकुमार बाबू डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। वह कलकत्ते से बदली होकर बिहार अंचल आए थे। आबकारी के मामले में उन्हें अक्सर ही दौरे पर देहात का चक्कर लगाना होगा। इससे गांव से माँ और 2 स्वजनों को लाने की सोच रहे थे। इसी बीच डॉक्टरी में अभी अभी उत्तीर्ण, ख्याति और संपत्ति से हीन यतिन बहन के निमंत्रण पर हफ्ते भर के लिए वहां पहुंचा। कलकत्ते की गली से होकर पहली बार पेड़ पौधों के बीच आकर यतिन छाया में निर्जन बरामदे में फागुन की अलस दोपहरिया में अलसाया बैठा था। तभी पूर्व कथित ये उपद्रव आरंभ हुआ। पटल के चले जाने पर फिर कुछ देर के लिए निश्चिंत हो वह हाथ पांव फैलाकर खूब आराम से बैठा। लकड़ी बीनने वाली लड़की के प्रसंग से बचपन में सुनी काल्पनिक कहानियों के गली कूचे में उसका मन चक्कर काटने लगा। इसी समय पटल की हारू मिश्रित कंठ काकली से वह चौंक पड़ा। पटल ने किसी एक लड़की का हाथ पकड़े वेग से खींचते हुए यतिन के सामने ला खड़ा किया। कहा, ओ बिन्नी। लड़की बोली, क्या है दीदी? पटल ने कहा, मेरा ये भाई कैसा है, देख तो भला। लड़की निसंकोच यतिन को देखने लगी। पटल बोली, क्यों, अच्छा है ना देखने में? लड़की गंभीर भाव से विचार करती सिर हिलाकर बोली, हाँ अच्छा है। यतिन लाज से लाल हो चौकी छोड़ते हुए उठकर बोला, ओह पटल, ये क्या बचपन है? पटल बोली, मैं बचपना कर रही हूं या तुम सयानापना कर रहे हो? लगता है तुम्हारी उम्र का कोई अता पता ही नहीं। यतिन वहां से भागा। पटल उसके पीछे भागते भागते बोली, ओ यतिन, तुम्हें डर नहीं? कोई डर नहीं, अभी गले में माला डालने का वक्त नहीं आया। फागुन चेत में वैसे भी कोई लगन नहीं, अभी हाथ में समय है। पटल जिसे बिन्नी कहकर बुलाती है वह लड़की तो हैरान रह गई। उसकी उम्र 16 होगी। छरहरी देह, चेहरे की सुंदरता के बारे में अधिक कुछ कहने को नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि उसके चेहरे पर एक तरह की असामान्यता है जिसे देखने पर वन की हरिणी का स्मरण हो जाता है। पंडिताओं भाषा में उसे निर्बुद्धि कह सकते हैं, लेकिन वह बुद्धूपना नहीं है। वह बुद्धिवृत्ति का अपरिपूर्ण मात्र है। इसने बिन्नी के चेहरे की सुंदरता को बहुत ना चाहते हुए भी एक विशिष्टता प्रदान की है। शाम को हरकुमार बाबू कलकत्ते से लौटे तो यतिन को देखकर बोले, अरे यतिन, तुम आए हो, बड़ा अच्छा हुआ। तुम्हें थोड़ी डॉक्टरी करनी होगी। पश्चिम में रहते हुए अकाल के दौरान हमें एक लड़की मिली जिसे हम पाल रहे हैं। पटल उसे बिन्नी कहकर बुलाती है। अपने माँ बाप के साथ ये लड़की हमारे बंगले के पास पेड़ के नीचे पड़ी हुई थी। खबर पाकर जब वहां गया तो पाया उसके माँ बाप मर गए हैं। लड़की में प्राण मात्र शेष है। पटल ने बड़ी सेवा जतन से उसे बचाया है। इसकी जाति के विषय में कोई कुछ जानता नहीं। उसे लेकर किसी की आपत्ति पर ही पटल कहती है, वह तो द्विज है, एक बार मरकर अब की हमारे घर में जन्म लिया है। उसकी पुरानी जाति कहाँ धुल पूछ गई है। पहले पहल लड़की ने पटल को माँ कहकर बुलाना शुरू किया था। पटल ने उसे धमकाकर कहा, खबरदार, मुझे माँ मत कहना, मुझे दीदी कहना। पटल का कहना है इतनी बड़ी लड़की के माँ कहने पर अपने आप को वह बूढ़ी समझने लगेगी। असल में क्या बात है, तुम्हें अच्छी तरह परीक्षा देखनी होगी। अरे ओ तुलसी, बिन्नी को जरा बुला तो ला। बिन्नी चोटी गूंथते गूंथते अधसंवरी चोटी पीठ पर लटकाए हरकुमार बाबू के कमरे में आ पहुंची और अपनी हिरनी जैसी दृष्टि दोनों पर डाले ताकती खड़ी रही। यतिन को हिचकिचाते देख हरकुमार ने उससे कहा, तुम तो व्यर्थ का संकोच कर रहे हो यतिन। ये देखने भर को बड़ी दिखती है, पर है कच्चे नारियल सी। तुम इसे नारी समझने का भ्रम नहीं करना, ये तो वन की हिरणी है। यतिन अपना डॉक्टरी कर्तव्य पूरा करने में लग गया। बिन्नी ने जरा भी संकोच प्रकट नहीं किया। यतिन बोला, शरीर यंत्र में तो कोई विकार दिखाई नहीं दिया। पटल चट से कमरे में घुसी और बोली, हृदय यंत्र में भी कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। इसकी परीक्षा करना चाहोगे क्या? ये कहकर बिन्नी के पास जाओ उसकी ठोडी स्पर्श कर बोली, अरे बिन्नी, मेरा यह भाई तुम्हें पसंद आया? बिन्नी सिर हिलाकर बोली, हाँ। पटल बोली, तू मेरे भाई से ब्याह करेगी?
उसने फिर सिर हिलाकर कहा, हाँ। पटल और हरकुमार बाबू दोनों हंस पड़े। बिन्नी मजाक के मर्म को समझ ना पाई और उनकी नकल उतारती हुई अपने मुख को हंसी से भरकर ताकती रही। यतिन शर्म से लाल हो गया, हड़बड़ाकर बोला, ओह पटल, तुम बड़ी ज्यादती कर रही हो, ये बड़ा अन्याय है। हरकुमार बाबू, आप भी पटल को बहुत अधिक बढ़ावा देते रहते हैं। हरकुमार बोले, नहीं तो मैं उसके पास के प्रेशर की प्रत्याशा कैसे कर सकता हूँ। बात यह है यतिन की बिन्नी को तुम जानते नहीं, इसलिए इतने हैरान हो रहे हो। मालूम होता है तुम लज्जा करके बिन्नी को भी लज्जा करना सिखाओगे, उसे ज्ञान वृक्ष का फल मत चखाना। हम सब उसके बहाने मजाक कर रहे हैं, तुम यदि बीच में ही गांभीर्य दिखाओगे तो ये उसके लिए एक असंगत सी बात होगी। पटल बोली, इसीलिए तो यतिन के साथ मेरी कभी पटी नहीं, बचपन से तो बस झगड़ा ही होता रहा है। वैसे ये है बड़ा गंभीर। हरकुमार ने कहा, फिर झूठ, तुम्हारे साथ झगड़ने में कोई मजा नहीं, मैं कोशिश भी नहीं करती। हरकुमार ने कहा, मैं शुरू में ही हार जो मान लेता हूं। पटल बोली, बड़ी बहादुरी दिखाते हो, शुरू में हार ना मानकर अंत में हार मानते तो मैं कितनी खुश होती। रात में सोने के कमरे के दरवाजे खिड़की खोलकर यतिन बहुत बातें सोचता रहा। जिस लड़की ने अपने माँ बाप को भूख से मरते देखा है, उसके जीवन पर कितनी भयानक छाया पड़ी होगी। इस निदारुण घटना से वे कितनी सयानी हो उठी है, उसे लेकर भला मजाक करना चाहिए। विधाता ने दया कर उसकी बुद्धिवृत्ति पर एक आवरण डाल दिया है। यदि ये आवरण हट जाए तब अदृष्ट की रुद्र लीला का कैसा भयंकर चिन्ह प्रकट हो पड़ेगा। आज मध्या में पेड़ों के अंतराल से यतिन जब फागुन के आकाश को देख रहा था, दूर से ही कटहल फूल की सुगंध ने मृदुतर हो उसकी घ्राण शक्ति को अविष्ट कर रखा था। तब उसके मन में माधुर्य की कोहेलिका में सारे जन्नत को आच्छन्न देखा था। इस बुद्धिहीन बालिका ने अपनी हिरनी की सी आंखों द्वारा उस सुनहली कोहेलिका को छिन्न भिन्न कर डाला है। फागुन के इस कूजन गुंजन मरमर के पीछे जो संसार क्षुधा तृष्ण से आतुर दुख की कठिन देह लेकर विराट मित्र धारण किए खड़ा है, आज यवनिका के ऊपर उठते ही शिल्प माधुर्य के अंतराल से स्पष्ट दिखाई दिया। दूसरे दिन शाम के समय बिन्नी के वहीं दर्द उठा। पटल ने जल्दी से यतिन को बुलवा भेजा। यतिन ने आकर देखा, कष्ट से बिन्नी के हाथ पांव ऐंठ रहे थे, देह निस्पंद थी। यतिन ने दवा मंगवाने के लिए आदमी भेज बोतल में गर्म पानी लाने का आदेश दिया। पटल बोली, बड़े भारी डॉक्टर बने हैं, पैरों में जरा गर्म तेल की मालिश क्यों नहीं कर देते? देख नहीं रहे तलवे बर्फ जैसे सर्द हो गए हैं। यतिन रोगिणी के पैरों के तलवों में जोर से गर्म तेल की मालिश करने लगा। चिकित्सा के चलते रात काफी हो गई। हरकुमार कलकत्ते से लौटकर लगातार बिन्नी के बारे में पूछते रहे। यतिन ने समझा शाम के समय काम से लौटकर पटल की अनुपस्थिति में हरकुमार बाबू का काम नहीं चल रहा है। बार बार बिन्नी की खबर लेने का अर्थ यही है। यतिन बोला, हरकुमार बाबू परेशान हैं, पटल तुम जाओ। पटन बोली, दूसरे की दुहाई तो देनी ही होगी, कौन परेशान है ये मैं खूब समझती हूँ। मेरे जाने से ही अब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ऐसे तो बात बात में मारे इलाज के चेहरा लाल हो जाता है। तुम्हारे पेट में इतनी बातें छिपी हैं, इसे भला कौन समझेगा? यतिन ने कहा, अच्छा दुहाई तुम्हारी, तुम यहीं पड़ी रहो, मुझे बचाओ। तुम्हारा मुंह बंद रहने से ही मेरी जान बची रहेगी। मैंने गलत समझा था, हरकुमार बाबू शायद शांति से ही हैं, ऐसा सुयोग उन्हें हमेशा नहीं मिलता। बिन्नी को तनिक आराम मिला। उसकी आंखें खोलने पर पटल बोली, तेरी आंखें खुलवाने के लिए तेरे दूल्हे ने आज बड़ी देर तक तेरे पांव पड़कर मिन्नतें की। क्या इसलिए आज तूने इतनी देर की? छी छी, अब उठ और उनके चरणों की धूली ले। बिन्नी ने कर्तव्य बोझ से उसी समय गंभीर श्रद्धा भाव के साथ यतिन के चरणों की धूली ली। यतिन तेज कदमों से कमरे से बाहर चला गया। उसके दूसरे ही दिन से यतिन पर भली भांति हमला शुरू हुआ। यतिन खाने बैठता तो बिन्नी आ जाती और मुस्कुराते चेहरे से पंखा झलते हुए मक्खी उड़ाने लग जाती। यतिन घबराकर बोल उठता, रहने दो, जरूरत नहीं। बिन्नी इस निषेध से विस्मित हो मुख फेर कर पीछे के कमरे की ओर एक बार ताकती और उसके बाद फिर से पंखा डुलाने लगती।
यतिन अंतराल वर्तनी को लक्ष्य कर बोल उठता, पटल, तुम यदि इस प्रकार परेशान करोगी तो मैं खाऊंगा नहीं। ये लो, मैं उठ चला। ये कहकर उठने का उपक्रम करते ही बिन्नी ने पंखा फेंक दिया। यतिन ने बालिका के नादान भोले चेहरे पर तीव्र वेदना की रेखा देखी। उसी क्षण अनुतप्त हो वह दोबारा बैठ गया। बिन्नी कुछ समझती नहीं, वह शर्माती नहीं, वेदना का अनुभव नहीं करती, ये बात यतिन भी विश्वास करने लगा था। लेकिन उसके क्षण भर में पाया कि सब नियमों के ही व्यतिक्रम हैं, और ये व्यतिक्रम कब सहसा घटित हो जाता है ये पहले से कोई नहीं बता सकता। बिन्नी पंखा फेंक कर चली गई। दूसरे दिन सवेरे यतिन बरामदे में बैठा था। पेड़ पौधों से कोयल की कूक ने सारी धूम मचा रखी थी। आम के बोर के गंध से हवा भाराक्रांत है। इतने में देखा बिन्नी चाय का प्याला हाथ में लिए आने में जैसे कुछ हिचकिचा सी रही हो। उसकी हिरनी जैसी आंखों में एक सकरूण भय समाया है। उसके चाय लेकर आने पर यतिन खिजेगा तो नहीं, ये जैसे वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। इससे व्यथित हो यतिन ने आगे बढ़कर उसके हाथ से प्याला ले लिया। इस मानव जन्मधारी हिरणी शिशु को तुच्छ कारणों से क्या पीड़ा पहुंचाई जा सकती है। जैसे ही यतिन ने प्याला हाथ में लिया, वैसे ही देखा बरामदे के दूसरे छोर से पटल ने सहसा प्रकट हो मौन हंसी से यतिन को घूंसा दिखाया, जिसका मतलब यह था कि आज कैसे पकड़े गए। उस दिन शाम के समय यतिन कोई एक डॉक्टरी पत्रिका पढ़ रहा था। इतने में फूलों की सुगंध से चकित हो सिर उठाकर देखा बिन्नी ने मोलश्री के फूलों की माला हाथ में ले कमरे में प्रवेश किया। यतिन ने मन ही मन कहा, ये तो बड़ी जाती हो रही है। पटल के इस निष्ठुर मनोरंजन को और अधिक बढ़ावा देना उचित नहीं होगा। उसने बिन्नी से कहा, छी छी बिन्नी, तुम्हारे साथ तुम्हारी दीदी मजाक कर रही है, तुम इतना भी नहीं समझ पा रही। बात खत्म होते न होते ही बिन्नी ने भीत संकुचित भाव से जाने का उपक्रम किया। तब यतिन ने जल्दी से बुलाकर कहा, बिन्नी जरा देखूं तो सही तुम्हारी माला, और माला उसके हाथ से ले ली। बिन्नी के मुख पर आनंद की उज्ज्वलता फूट पड़ी। उसी क्षण ओठ से एक उच्च हास्य की उच्छ्वास ध्वनि सुनाई पड़ी। दूसरे दिन सुबह पटल जब हंगामा मचाने के लिए यतिन के कमरे में पहुंची तो वहां जाकर देखा कमरा सूना पड़ा है। एक कागज पर केवल इतना ही लिखा था, भाग चला यतिन। अरे ओ बिन्नी, तेरा दूल्हा तो भाग गया, तू उसे रोक नहीं पाई। ये कहकर पटल ने बिन्नी की चोटी पकड़ हिलाई और घर के कामकाज में लग गई। इस बात को समझने में बिन्नी को कुछ समय लगा। वह चित्रवत खड़ी रही और टकटकी लगाए सामने ताकती रहती। फिर धीरे धीरे यतिन के कमरे में आई, देखा उसका कमरा खाली पड़ा है। उसकी पूर्व संध्या की दी हुई माला मेज पर पड़ी है। वसंत का प्रातःकाल स्निग्ध सुंदर कृष्णचूड़ा की शाखा के भीतर से छाया के साथ घुली मिली कांपती हुई धूप बरामदे के ऊपर आ पड़ी है। गिलहरी अपनी पूंछ पीठ पर उठा इधर उधर दौड़ धूप कर रही है। पक्षीगण एक साथ कई सुरों में गाना गाते हुए भी अपने वक्तव्य विषय को किसी भी तरह समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। विराट पृथ्वी के इस कोने में ये थोड़ी सी घन पल्लव छाया और धूप रचित जगत खंड में प्राणों का आनंद फूट पड़ रहा था। उसी के बीच ये बुद्धिहीन बालिका अपने जीवन का, अपने चारों ओर के परिवेश का कोई संगत अर्थ समझ नहीं पा रही थी। सारा का सारा ही एक दुर्बोध पहेली है। ये क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ? उसके बाद ये भोर, ये घर, ये जो कुछ है ऐसे ही एकदम एक बारगी ऐसे सूना हो गया क्यों? जिसमें समझने की सामर्थ्य कम हो उसे सहसा एक दिन अपने हृदय की इस अतल वेदना के रहस्य गर्भ में बिना प्रदीप हाथ में थमाए किसने उतार दिया? जगत के सहज उच्छ्वासित प्राण में राज्य में इस पेड़ पौधे मृग पक्षी के आत्मविस्मृत कलरव के बीच कौन उसे फिर खींच कर ला सकेगा? पटल ने घर गृहस्थी के काम काज चुकाकर बिन्नी की खबर लेने आकर देखा। वह यतिन द्वारा परित्यक्त कमरे में उसकी खाट के पाए को पकड़कर धरती पर पड़ी है।
सूनी शैया को जैसे पैर पकड़कर मना रही हो। उसकी छाती में जो एक सुधा पात्र छिपा पड़ा था, उसे जैसे शून्यता के चरणों में व्यर्थ के आश्वासन से औंधा कर उड़ेले दे रही है। धरती पर गठरी सी परी, वे खुले बालों लौटते वस्त्रों में नारी मानो एकाग्रता की भाषा में कह रही हो, लो लो मुझे लो, ओ जी मुझे लो। पटल हैरानी में भरकर बोली, ये क्या हो रहा है बिन्नी? बिन्नी उठी नहीं, वे जैसी पड़ी थी वैसे ही पड़ी रही। पटल के पास आकर उसे स्पर्श करते ही वे उच्छ्वासित हो फफक फफक कर रोने लगी। तब पटल चकित हो बोल उठी, अरे मुंजली मरी, तूने तो सर्वनाश कर दिया। पटल ने हरकुमार को बिन्नी की दशा के बारे में बताते हुए कहा, ये क्या मुसीबत गले पड़ी? आखिर तुम क्या कह रहे थे? तुमने मुझे क्यों नहीं मना किया? ये कहते हुए वह दौड़ी चली गई और जमीन पर पड़ी बालिका के गले से लिपट बोली, मेरी रानी बहन, तुझे जो कुछ कहना है मुझसे खुलकर कह। हाय, बिन्नी के पास ऐसी कौन सी भाषा है जो अपने हृदय के अव्यक्त रहस्य को वे शब्दों में कह सके। वह एक अनिर्वचनीय वेदना को अपने वक्षस्थल में दबाए पड़ी है। वे कैसी वेदना है? जगत में ऐसी अनुभूति किसी अन्य को होती है या नहीं, उसे लोग क्या कहते हैं, बिन्नी ये सब कुछ भी नहीं जानती। वह केवल रोकर बता सकती है। मन की बात बताने के लिए उसके पास दूसरा उपाय नहीं। पटल बोली, बिन्नी, तेरी दीदी बड़ी बुरी है, लेकिन तू उसकी बात का इतना विश्वास कर लेगी, ये उसने कभी सोचा नहीं था। उसकी बात का तो कोई कभी विश्वास नहीं करता। फिर तूने ऐसी गलती क्यों की? बिन्नी, एक बार मुंह उठाकर अपनी दीदी की ओर तो देख, उसे तू माफ तो कर दे। लेकिन बिन्नी का मन तब विमुख हो चुका था। वह किसी प्रकार भी पटल के चेहरे की ओर ताक नहीं सकी। उसने और भी जोर से हाथों में सिर को छिपा लिया। वह सारी बातों को अच्छी तरह समझ ना पाने पर भी एक प्रकार की मूढ़ता से पटल पर क्रोध किए हुई थी। पटल तब धीरे धीरे बहुपाशा खोल चुपचाप उठी और चली गई। फिर खिड़की के पास पत्थर की मूर्ति के समान स्तब्ध भाव से खड़ी फागुन के धूप चिक्कण सुपारी वृक्ष की पल्लव श्रेणी की ओर ताकती रही। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरे दिन बिन्नी दिखाई नहीं पड़ी। पटल बड़े प्यार से उसे अच्छे अच्छे गहनों और कपड़ों से सजाती थी। स्वयं अस्त व्यस्त रहती, अपनी साज सज्जा के मामले में कोई जतन नहीं लेती, लेकिन अपनी साज सज्जा के सारे शौक वह बिन्नी के बहाने ही पूरा कर लेती। बहुत दिनों के संचित वसन भूषण के ढेर बिन्नी के कमरे के फर्श पर पड़े हैं। अपने हाथ की बाला चूड़ी, नाक की लौंग तक वह खोलकर फेंक गई है। अपनी पटल दीदी के इतने दिनों के सारे प्यार दुलार को उसने जैसे शरीर पर से मिटा डालने की कोशिश की है। हरकुमार बाबू ने उसके बारे में पता लगाने के लिए पुलिस को खबर दी। उस समय प्लेग दामन की विभीषिका में इतने लोग इतनी दिशाओं में भाग रहे थे कि उन भागने वालों के दल से किसी विशेष व्यक्ति को खोज पाना पुलिस के लिए कठिन था। हरकुमार बाबू ने 2-4 बार गलत व्यक्ति की खोज में बहुत कष्ट पाया था और लज्जित हो बिन्नी के मिलने की आशा को भी छोड़ चुके थे। उन्होंने अज्ञात की क्रोड़ से जिस बिन्नी को पाया था, अज्ञात की क्रोड़ में ही वह फिर छिप गई। यतिन ने विशेष प्रयत्न से उस बार प्लेग अस्पताल में डॉक्टर का पद प्राप्त किया था। एक दिन दोपहर में घर से भोजन के बाद अस्पताल लौटकर उसने सुना अस्पताल में महिला वार्ड में एक नई रोगिणी भर्ती हुई है। पुलिस उसे रास्ते पर से उठा लाई है। यतिन उसे देखने गया। लड़की का चेहरा अधिकांश चादर से ढका था। सबसे पहले यतिन ने उसका हाथ उठाकर नाड़ी देखी। नाड़ी में ज्वर अधिक नहीं था, किंतु दुर्बलता बहुत ज्यादा थी। परीक्षा के लिए जब चेहरे से चादर हटाकर देखा तो पाया वह बिन्नी थी। इस बीच पटल के पास से यतिन ने बिन्नी का सारा ब्यौरा जान लिया था। अव्यक्त हृदय भाव द्वारा छाया छन्न उसके 2 हरणी नयनों के काम काज की घड़ी में यतिन की ध्यान दृष्टि पर लगातार अश्रुहीन कातरता विकीर्ण की थी। आज वही रोग से मूंदी आंखों के सुदीर्घ पल्लवों ने बिन्नी के शीर्ण कपोल पर कालीमा की रेखा अंकित करती है। देखते ही यतिन की छाती को सहसा जैसे किसी ने कसकर धर दबाया हो। इस लड़की को
विधाता ने इतने जतन से फूल के समान सुकुमार गढ़कर अकाल से महामारी के बीच क्यों बहा दिया? आज यह जो अत्यंत कोमल प्राण पीड़िता हो बिस्तर पर पड़ी है, इसने पिछले कई दिनों में विपद के इतने आघात, वेदना का इतना भार सहा कैसे? कहां समेट पाई इन्हें? यतिन भी इसके जीवन के बीच एक और तीसरे संकट की तरह कहां से आकर फंस गया। रूंधी हुई गहरी सांस यतिन के वक्ष द्वार पर आघात करने लगी, किंतु उस आघात की ताड़ना से उसके हृदय के तार में एक सुख की बंसी बज उठी, वह जो प्रेम जगत में दुर्लभ है। यतिन के बिना मांगे ही फागुन की एक भरी दोपहरी में एक पूर्ण विकसित माधवी मंजरी के पैरों के पास स्वयं ही खिसकर आ पड़ा था। वह प्रेम इस प्रकार मृत्यु द्वार पर आकर मूर्छित हो पड़ेगा। पृथ्वी पर भला कौन व्यक्ति उस देव भोग्य नैवेद्य प्राप्ति का अधिकारी है? यतिन बिन्नी की बगल में बैठकर उसे थोड़ा थोड़ा गर्म दूध पिलाने लगा। दूध पीते पीते उसने बहुत देर बाद गहरी सांस भरी और आंखें खोली। यतिन के मुंह की ओर ताकते हुए वह उसे सुदूर स्वप्न की तरह याद करने की कोशिश करने लगी। यतिन ने जब उसके माथे पर हाथ रखा और थोड़ा हिलाकर कहा, बिन्नी, तब उसकी अचेतनता की अंतिम आच्छन्नता अचानक दूर हो गई। उसने यतिन को पहचाना और तभी उसकी आंखों पर वाष्प कोमल एक और मोह का आवरण पड़ा। प्रथम मेघ के समागम से सुगंभीर आषाढ़ के आकाश के समान बिन्नी की काली आंखों पर एक जैसे सुदूरव्यापी सजल स्निग्धता घनी हो आई। यतिन सकरूण जतन के साथ बोला, बाकी बचे दूध को भी खत्म करो। बिन्नी थोड़ा उठ बैठी और प्याले पर से यतिन के चेहरे की ओर अपलक देखते हुए उस बाकी दूध को धीरे धीरे पी गई। अस्पताल में डॉक्टर के एक ही रोगी के पास देर तक बैठे रहने से काम नहीं चला और यह देखने में भी अच्छा नहीं लगता। अन्य स्थानों के कर्तव्य को पूरा करने के लिए यतिन जब उठा तब भय और निराश्य से बिन्नी की आंखें व्याकुल उठी। यतिन ने उसका हाथ पकड़कर आश्वासन भरे शब्दों में कहा, मैं फिर जल्दी ही आऊंगा बिन्नी, तुम्हें कोई भय नहीं। यतिन ने अधिकारियों को बताया कि इस नई लाई गई रोगिणी को प्लेग नहीं हुआ है, वह भूख से कमजोर हो गई है। यहाँ प्लेग के दूसरे रोगियों के साथ रहना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। बड़ी कोशिशों से यतिन ने बिन्नी को अन्यत्र ले जाने की अनुमति प्राप्त की और उसे अपने ही घर ले आया। पटल को सारी बातें बताते हुए पत्र भी लिख दिया। उस दिन शाम के समय रोगी और चिकित्सक के अलावा कमरे में दूसरा कोई नहीं था। सिरहाने रंगीन कागज के आवरण में घिरी एक मिट्टी के तेल की बाती छायाछंद मृदु प्रकाश विकीर्ण कर रही थी। ब्रैकेट के ऊपर एक घड़ी निस्तब्ध कमरे में टिक टिक करती पेंडुलम हिला रही थी। यतिन ने बिन्नी के माथे पर हाथ रखकर पूछा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है बिन्नी? बिन्नी ने उसका कोई उत्तर न दे यतिन के हाथ को माथे पर ही दबा रखा। यतिन ने फिर पूछा, तबीयत अच्छी लग रही है? बिन्नी ने आंखों को तनिक बंद कर कहा, हाँ। यतिन ने पूछा, तुम्हारे गले में ये क्या है बिन्नी? बिन्नी ने जल्दी से कपड़ा खींचकर उसे ढकने की चेष्टा की। यतिन ने देखा वह एक सूखी मोलचरी की माला थी। उसे यह भी स्मरण हो आया कि वह माला कौन सी है। यतिन घड़ी के टिक टिक शब्द के बीच चुपचाप बैठा हुआ कुछ सोचने लगा। बिन्नी की ये पहली बार छिपाने की कोशिश, अपने हृदय के भाव को गोपन करने का उसका ये प्रथम प्रयास। बिन्नी हरिण शिशु थी। वह कब हृदय भारातूर युवती नारी हो उठी, किस धूप के प्रकाश, किस धूप के उताप से उसकी बुद्धि का ऊपर का सारा कोहरा छट गया और उसकी लज्जा, उसकी शंका, उसकी वेदना ऐसी एक समात प्रकट हो पड़ी। रात के 2-2:30 बजे यतिन चौकी पर बैठा बैठा ही सो गया था। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज से वह चौंक उठा। उसने देखा पटल और हरकुमार बाबू एक बड़ा सा बैग हाथ में लिए हुए कमरे में प्रवेश किया। हरकुमार बोले, तुम्हारी चिट्ठी पाकर कल सुबह आने की सोचकर बिस्तर पर लेटा। आधी रात में पटल बोली, सुनो, कल सवेरे जाने पर बिन्नी को देख नहीं पाऊंगी, मुझे अभी जाना होगा। मैं पटल को किसी भी तरह समझा बुझाकर रोक ना पाया। उसी समय किराए की गाड़ी लेकर चल पड़ा। पटल हरकुमार से बोली, चलो तुम यतिन के बिस्तर पर सो जाओ। हरकुमार थोड़ी सी आपत्ति जताते हुए यतिन के कमरे में जाकर लेट गए। उन्हें नींद आने में भी देरी नहीं हुई।
पटल लौट आई और यतिन को कमरे के कोने में ले जाकर पूछा, कोई उम्मीद है? यतिन बिन्नी के पास गया, उसकी नाड़ी देखी और सिर हिलाकर इशारे से बताया, कोई आशा नहीं है। पटल बिन्नी के सामने अपने को प्रकट नहीं करना चाहती थी। तभी यतिन को आड़ में ले जाकर बोली, यतिन सच कहना, क्या तुम बिन्नी को नहीं चाहते? यतिन ने पटल को कोई उत्तर नहीं दिया और बिन्नी के बिस्तर के पास आ बैठा। उसने उसका हाथ दबाकर हिलाते हुए कहा, बिन्नी बिन्नी। बिन्नी ने आंखें खोली और चेहरे पर एक शांत मधुर मुस्कान का आभार मात्र लाकर बोली, क्या बात है दादा बाबू? यतिन बोला, बिन्नी तुम अपनी ये माला मेरे गले में पहना दो। बिन्नी अपलक अबूझ आंखों से यतिन के चेहरे की ओर ताकती रही। यतिन बोला, अपनी ये माला मुझे नहीं दोगी? यतिन के इस दुलार का प्रश्रय पा बिन्नी के मन में पूर्वकृत अनादर का जरा सा मान जाग उठा। वह बोली, उससे क्या होगा दादा बाबू? यतीत दोनों हाथों में उसे हाथ लेकर बोला, मैं तुम्हें प्यार करता हूं बिन्नी। यह सुनकर क्षण भर के लिए बिन्नी स्तब्ध हो रही। उसके बाद उसकी दोनों आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। यतिन बिस्तर के पास ही घुटने मोड़कर बैठ गया और बिन्नी के हाथ के पास सिर झुकाकर रखा। बिन्नी ने गले से माला उतारकर यतिन के गले में पहना दी। तभी पटल ने उसके पास आकर पुकारा, बिन्नी। बिन्नी ने अपने क्षीण मुख को उज्जवल कर कहा, क्या दीदी? पटल उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर बोली, अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं बहन? बिन्नी स्निग्ध कोमल दृष्टि से बोली, नहीं दीदी। पटल बोली, यतिन तुम थोड़ी देर के लिए उस कमरे में जाओ। यतिन के पास वाले कमरे में जाने पर पटल ने बैग खोलकर बिन्नी के सारे गहने कपड़े उसमें से बाहर निकाले। रोगिणी को अधिक ना हिला डुला एक लाल बनारसी साड़ी बड़ी सावधानी से उसके मलिन वस्त्र पर लपेट दी। फिर एक एक चूड़ी पहना, दोनों हाथों में 2 बालाएं पहना दी। इसके बाद बुलाया, यतिन। यतिन के आते ही उसे बिस्तर पर बिठाकर पटल ने उसके हाथ में बिन्नी का एक सोने का हार पकड़ाया। यतिन ने उस हार को धीरे धीरे बिन्नी का सिर ऊपर उठाकर पहना दिया। प्रभात में भोर का प्रकाश जब बिन्नी के मुख पर आ पड़ा, तब वह प्रकाश वह देख न सकी। उसकी अम्लान मुख कांति देखकर लगा वह मरी नहीं है। जैसे एक अतल स्पर्श सुख स्वप्न में निमग्न हो गई है। जब मृतदेह ले जाने का समय हुआ, तब पटल बिन्नी के सीने पर गिरी रोती रोती बोली, बहन तेरा भाग्य अच्छा है, जीवन से तेरा मरण सुखकर है। यतिन बिन्नी की उस शांत स्निग्ध मृत्यु छवि की ओर ताकते हुए सोचने लगा, जिनका धन था उन्होंने ही रख लिया और साथ ही मुझे भी वंचित नहीं किया। ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।